यूक्रेन की जंग को लेकर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जहां महाविनाशक परमाणु मिसाइलों को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है, वहीं रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि अगला विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा जाएगा। लावरोव ने यह भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी होगा। पुतिन के आदेश के बाद अब रूसी परमाणु कमान ने साइबेरिया में कई मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। इससे पहले पुतिन यूक्रेन को लेकर नाटो देशों को भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या वे परिस्थितियां हो सकती हैं जब पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम गिरा सकते हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच भारत ने इस मसले पर सभी पक्षों से शांति की अपील की और यूक्रेन के प्रभावित क्षेत्रों से एयर इंडिया की विशेष उड़ानों के जरिए फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव पर भारत करीब से नजर रखे हुए है। भारत के दोनों ही देशों से गहरे संबंध हैं। रूस भारत का अहम रक्षा साझेदार है और यूक्रेन में भारत से बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। भारत और रूस के बीच पिछले 70 वर्षों से मजबूत संबंध है और रक्षा क्षेत्र में रूस लंबे समय से अहम साझेदार रहा है। भारत अन्य देशों से भी हथियारों की खरीदारी करता है, लेकिन 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। मौजूदा वक्त में रूस का पश्चिमी देशों के साथ विवाद पर भारत की चिंता यह है कि इससे रूस चीन के करीब हो सकता है, जिससे भारत की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस युद्ध में चीन खुले तौर पर रूस का समर्थन कर रहा है। दरअसल चीन की मंशा कुछ और है। वह यूक्रेन पर रूस के कब्जे के बाद ताइवान पर हमला करना चाहता है। वह ताइवान की तुलना यूक्रेन से कर रहा है। जैसे रूस यूक्रेन में नाटो सेनाओं की तैनाती को अपने देश के लिए खतरा बता रहा है, ठीक वैसे ही चीन ताइवान को अपने देश की सुरक्षा के लिए अहम मुद्दा बता रहा है। रूस और चीन के बीच यह दोस्ती भारत के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। न तो वह उसे उगल ही पा रहा है और न ही इसे निगल ही जा रहा है। वह किसी तरह पूरे मामले में तटस्थ रहना चाह रहा है। हालांकि अब यह मुमकिन नहीं दिख रहा है। रूस ने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद यह ऐलान कर दिया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में उसका समर्थन करेगा। हालांकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में न तो रूस के विरोध में आए प्रस्ताव का समर्थन किया है और न ही विरोध। वह वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। वह भारत और रूस की दोस्ती को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता यह भी है कि यदि रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो चीन ताइवान पर हमला कर देगा। भारत यह कभी नहीं चाहेगा। वहीं भारत की यूक्रेन से जुड़ाव की बात करें तो यूक्रेन में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनमें अधिकतर मेडिकल के छात्र हैं। दरअसल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भारत की अपेक्षा लगभग 1/4 है। इससे बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन का रुख करते हैं। 2020 के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन में 18,000 भारतीय छात्र थे। कुछ छात्र कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन एवं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भारत लौट चुके हैं। हालांकि अब भी हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। कुछ छात्रों को भारत सरकार ने एयरलिफ्ट भी किया। यूक्रेन में फंसे अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। भारतीय दूतावास ऐसे लोगों के संपर्क में है। उनकी जल्द से जल्द वतन वापसी का प्रयास जारी है। रूस ने जैसे यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी, इससे 13 साल पुरानी कहानी की याद ताजा हो गई है। 2008 में रूस ने जॉर्जिया के अबगाजिया और दक्षिण ओसेशिया को भी ऐसे ही स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। 2008 में रूस का मकसद था कि जॉर्जिया को नाटो में शामिल नहीं होने देना है और वह उस वक्त अपने मकसद में कामयाब भी रहा था। यूक्रेन के मामले में भी वह यही चाहता है। वह बार बार कहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा पर असर पड़ता है। ऐसे होने पर नाटो सेनाएं रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगी। डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दोनों क्षेत्र कभी यूक्रेन की औद्योगिक नगरी थे। यहाँ रूसी भाषा बोलने वाले ज्यादा हैं, इसलिए यूक्रेन के खिलाफ पनपता अलगाववाद भी ज्यादा है। ऐसे में रूस के लिए इसी रास्ते से यूक्रेन में सेनाएं भेजना आसान था, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर कब्जा के लिए यही रास्ता चुना। हालांकि
अब भी यह कह रहा है कि उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करने की नहीं है। यूक्रेन की सेना यदि सत्ता पलट कर देती है या यूक्रेन नाटो में शामिल होने का विचार छोड़ देता है तो यह संघर्ष खत्म हो सकता है। सुरक्षा एवं राजनीतिक कारणों को छोड़ दें तो इस विवाद की एक वजह आर्थिक भी है। रूस यूनियन का खर्च अपनी दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूक्रेन के बिना नहीं उठा सकता। रूस की भौगोलिक स्थिति भी इस विवाद का एक कारक है। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के पास काला सागर के आसपास अहम पोत है और इसकी सीमा 4 नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की जरूरत का 1/3 नेचुरल गैस रूस सप्लाई करता है और एक प्रमुख पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। ऐसे में यूक्रेन पर कब्जे से पाइपलाइन की सुरक्षा मजबूत होगी। यूक्रेन में हालत बदतर हो गए हैं। रूस के हमले गुरुवार को 8वें दिन भी जारी रहे। 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। कई इलाके खंडहर और वीरान जैसे लगने लगे हैं। सड़कें बमबारी की दहशत से सूनी हो गई हैं। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। जो बचे हैं वे हताश और निराश हैं। पूछ रहे हैं हमारा आगे क्या होगा। रोजगार, परिवार, संपत्ति जैसे सब कुछ बिखर गया है। अब दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो जाए और यह एक विश्व युद्ध में बदल नहीं पाए। इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट करके हमें आप बताएं। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।